स्थैर्य फलटणकरांचं हक्काचं व्यासपीठ। इतनी मेदनी देखकर मैं बहुत खुश हो गया और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर बहुत बड़ी कॉलेज है और सुविधा भी बहुत है। और मैं ज़्यादा इसलिए खुश हो गया कि फार्मर भी लोग भी बहुत लोग आए संख्या में। तो आज मैं आपको पता पहले मैं श्रीमंत रामविद नायक फलटण सर को प्रणाम करता हूँ। देन डॉक्टर यूडी चौहान प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एक्स डीन MPKV लाहौरी, देन अदर्स जो मंच पर विराजे है उस सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और डियर फार्मर्स, आपको पता है कि फार्मर के बिना कुछ हो सकता नहीं। और डियर स्टूडेंट्स, वहाँ के वो फ्यूचर का जो एग्रीकल्चर का जो रिसर्च करते हैं वो पढ़ते हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो एक्चुअली मैंने 25 साल तक वो चारा होता है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया कॉर्नी रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फॉरेज क्रॉप, वो चारा बोलते हैं, तो उसमें मैंने काम किया। मैं रिटायर 2012 में हो गया। तो बाद में मैंने देखा कि भाई कुछ काम करे फार्मर के लिए। तो मैंने थाईलैंड में दे आर प्रिपेयरिंग द बायो CNG फ्रॉम सुपर नेपियर और नेपियर ग्रास। तो 1.5 साल पहले मैंने यूट्यूब बनाई थी। तो मेरी मिसेज अभी बोल रही थी कि क्या कर रहे हो अभी, आपको रिटायर होगा, आपको क्या करने का। बहुत बाद में आपको आश्चर्य होगा कि सारा इंडिया में मोर देन 100 पर्सन है वो मेरे कांटेक्ट करते हैं। और इट इज़ सरप्राइज टू नो डैट वन प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड इन गुजरात अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अहमदाबाद, धांगध्रा। ओके, तो बायो CNG उत्पादन के लिए सुपर हाइब्रिड नेपियर, आपको पता है कि इंडिया में वो चारा का 16 रिसर्च सेंटर है, उसमें एक आनंद था। तो मैंने देखा कि जो हमारी वैरायटी है वो पर एकड़ 100 टन प्रोडक्शन मिलता है, ओनली 100 टन। अभी भी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, CO3, CO4, CO5 है, बट सुपर नेपियर जो वैरायटी है उनका प्रोडक्शन 200 टन पर एकड़। और दूसरा मैंने देखा कि वो वैरायटी आप एक दफ़ा लगा दो तो 5 साल तक रहेगा। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, आपको पता है कि लेबर का भी प्रॉब्लम है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगी। सपोज आपने लगा दिया तो फर्स्ट ईयर जो आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेंगे तो 200 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 180 हो जाएगा, देन थर्ड ईयर 170, तो फिफ्थ ईयर यू आर गेटिंग 150। तो पहले की जो वैरायटी हमने आनंद में टेस्टिंग किया, रिसर्च किया था, तो वी हैव रिकमेंडेड दैट हाइब्रिड नेपियर नॉट सस्टेनेबल आफ्टर 2 ईयर्स। तो मैंने सोचा कि भाई फार्मर को बताना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती है तो सुपर नेपियर। तो सुपर नेपियर नॉट ओनली फॉर द एनिमल फीडिंग, इट इज़ बेस्ट suitable for the silage purpose, it is best suitable for CNG purpose, and now it is best suitable for biopellet. Biopellet, you know that I have also prepared the YouTube. So government of India has given the promotion to prepare the biopellet. They told that you must, industries have to use complete at least 5% biopellet. So it has been reducing the global warming. You know that we have the problem. So when we use the biopellet, then there is a reduction of the emission. Because you know that the coal जो ज़मीन में होता है उनकी मात्रा भी कम हो रही है। और आपको पता है कि वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। तो हमारे जो लोग आएंगे, दूसरे जो हमारी जो जवान लोग हैं, उनके लिए हमको सभी चाहिए, घास भी चाहिए, CNG भी चाहिए, बायोपेलेट चाहिए, उनको बढ़ाना का है। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि भाई दे प्रमोटेड दी बायो CNG एंड बायोपेलेट। सपोज आप 5 टन का प्रोजेक्ट डालेंगे
तो यू आर गेटिंग द सब्सिडी आपको 3-4 करोड़ रुपया मिलेगा। बायोपैलेट में भी आपको मशीन परचेज करने का है तो यू आर गेटिंग द सब्सिडी। दूसरा, जिसके पास पैसा ज़्यादा है दे कैन गो फॉर द बायोसीएन, पर जिसके पास पैसा कम है सो दे कैन प्रिपेयर द बायोपैलेट। बायोपैलेट का जो मशीन आता है 50 lakhs, देन 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ आता है। और गवर्नमेंट बैठ के भी बात कर सकते हाँ ओके नो प्रॉब्लम। ये आप नहीं वो रिमूव करता है, ये रिमूव करता है। ओके, पूरी बुलेट ग्रास बोलता है। बुलेट क्यों बोलते हैं? बुलेट की तरफ भागता है इन ग्रोथ एंड इन प्रोडक्शन। सो थैंक्स टू द NADB एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सो दे ब्रॉड दिस टेम्पटिंग फ्रॉम द थाईलैंड। दूसरा, आज मैं इनिशिएटिव की बात करूँ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट में 38 years काम किया, बट यू सरप्राइज टू नो दैट ऑल द इनिशिएटिव दे आर नॉट प्रमोटेड द सुपर नेपियर। क्यों नहीं प्रमोट कर दी? मुझे पता है कि सपोज दे कीप द सुपर नेपियर ऐसे चेक तो उनका प्रोडक्शन कम आने वाला, सो दे आर नॉट पुट ऐसे चेक। जो उनके पास कम प्रोडक्शन आती है वो वेराइटी चेक में रहेगी, समझ गए ना आप? पर जो सच है वो तो सच ही रहेगा। कॉल किया तो उनको प्यांगचोन 1 भी बोलते हैं, सुपर नेपियर बोलते हैं। तो जो इंडिया के जो फार्मर है वो लोग उसमें रुचि क्यों लगाते हैं? तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है। मैंने बताया कि 1 एकड़ में 200 टन और 2.5 एकड़ में 1 हेक्टर में 500 टन। आप कुछ न करें और आप चारा करें तो सपोज आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो 200 टन आया, आप 50 पैसे में बेचेंगे तो 1 लाख मिलेगा, 75 पैसे में बेचेंगे 1 किलो तो यू आर गेटिंग 1.5 lakhs, एंड 1 रुपया में बेचेंगे 1 किलो यू आर गेटिंग 2 lakhs। तो कौन सा क्रॉप है इतना प्रॉफिट देता है? एंड यू सप्लाई टू दी मिल्क पर्सन, जो गाय भैंस रखते हैं तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा और बम्पर प्रोडक्शन, और पेरेनियल है, 5 साल तक रहता है। और दूसरा, जो हमारी जो वैरायटी है इंडिया की, इट कंटेन अबाउट 12% क्रूड प्रोटीन और उसमें 16 to 18% क्रूड प्रोटीन। तो एनिमल के लिए भी अच्छा है, हमको पता है कि हमको एनिमल को प्रोटीन ज़्यादा खिलाएंगे तो वी आर गेटिंग मोर मिल्क प्रोडक्शन एंड बेटर हेल्थ। नेक्स्ट, वो मैंने बताया कि 1 टन बाय लेंगे चारा तो 1 टन में से आपको 40 to 50 kg बायो-CNG मिलेगा, 40 से 50 किलो बायो-CNG हैविंग 99% प्योर। यू डायरेक्टली इंजेक्ट इन द व्हीकल और कोई भी वो है मशीन में लगा सकते हैं। देन आई हैव टेस्टेड एट बायोफिक्स प्राइवेट लिमिटेड एट सूरत। आराम से 200 किलो 1.5 साल पहले मैं घास ले गया और नेक्स्ट, तो भारत में कौन सी हाइब्रिड नेपियर बहुत है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी सुपर नेपियर है। लेटेस्ट वेराइटी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इवॉल्व किया है, CO4 एंड CO5, तो उससे भी वो बेटर और उनका ग्रोथ फास्ट, 2 महीने में तो 10 फुट हो जाता। नेक्स्ट, तो वो मैंने बताया कि वो पशु आहार के लिए भी है, बायोपैलेट के लिए, बायो-CNG और एनिमल के लिए अच्छा है। तो पशु आहार के लिए भी बहुत बढ़िया है। देन वो बायोपैलेट के लिए और साइलेज के लिए वो बैन कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में, तो साइलेज बहुत। मैं आनंद में 1968 में ज्वाइन हुआ था। आनंद के कॉलेज का 75 ईयर्स हो गए। आई वॉज ज्वाइन इन 1968। वही टाइम they are preparing the silage from the hybrid। वो वेराइटी अलग थी लेकिन they are preparing। नेक्स्ट,
वो चेंज करो भाई लाइट। बायो जो हाइब्रिड नेपियर है, सुपर नेपियर, उसमें सेल्यूलोज ज़्यादा है, 35 to 39%, डाइलन है, और लिग्निन 50 to 90%। और उनका आउटपुट बहुत अच्छा है, 25 to 1, तो उनका आउटपुट ज़्यादा है। ताकि मैंने बताया 1 टन आप हाइब्रिड नेपियर लेंगे तो यू आर गेटिंग 45 to 50 kg बायो CNG प्योर। और अभी आपको पता है उनका 1 किलो का 50 रुपया गवर्नमेंट देती है। उनका अभी तो मार्केट में तो 80 रुपये चलता है, जो प्लांट डालेगा उनको 50 रुपीज़ तो गवर्नमेंट देती है। ताकि आपको क्या है, सपोज 5 टन का प्लांट लगाया तो हर रोज 5000 kg हो। तो IOC कंपनी है, दूसरी कंपनी है, एट प्रेजेंट 50 रुपीज़ पर kg देते हैं, तो भी अच्छा है। और अपना प्रोजेक्ट 365 डेज मल्टीप्लाई बाई 5000 kg, इट इज़ वेरी रिम्यूनेटिव। और उसमें से जो बाय प्रोडक्ट होते हैं तो यू कैन प्रिपेयर बायो कोल, और उसमें से आप खाद भी बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। और दूसरा जो हाइब्रिड नेपियर में जो गैस होता है 16% मीथेन होता है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और लेस देन 1% हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाने का है तो वो भी बना सकते हैं। अभी तमिलनाडु से एक पार्टी मुझे बोल रही थी कि उनका 10 टन का प्लांट लगाने वाला है, दे वांट टू प्रिपेयर दी कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज़ यूज फॉर द प्रिजर्वेटिव। और वो दे बोलते हैं कि मेरे साउथ इंडिया में तो मच्छी ज़्यादा होती है, तो उनका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तो वो बायो CNG बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस वो होता है उसमें खाद बनाएगा। इट इज़ ए वेरी प्रॉफिटेबल। और दूसरा 1 टन का प्लांट डालने का है तो यू रिक्वायर 5 करोड़ रुपीज़, 5 टन का डालने का है 25, और 2.5 टन का करने का तो यू रिक्वायर 100, और 5 टन के लिए यू रिक्वायर 20, और प्लांट के लिए तो सिर्फ 10 एकड़ सफिशिएंट। अगर जो 10 टन का डालेंगे, 5 टन का डालेंगे तो वी रिक्वायर 2 डाइजेस्टर, बट 2.5 का डालेंगे 1 डाइजेस्टर इज सफिशिएंट। और किसी को ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं मेरा नंबर भी शेयर करता हूँ, तो यू कैन आस्क मी, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट नेपियर घास है, उनकी पहली कटाई, सपोज अब दूसरा में वो बाद में आएगा, पहली कटाई 75 to 80 डेज में करते हैं। ताकि हम क्या कैसे प्रोपेगेशन करते हैं, स्टेम कटिंग लगाते हैं और रूटेड स्लिप, जो फूल आता है वो भी लगा सकते हैं, तो उससे हम प्रोपेगेशन करते हैं। और हर एक कटिंग है तो बायो CNG करने का तो 2 महीने पर करने का, लेकिन एनिमल को खिलाने का है तो 45 डेज इच कट। और दूसरा उनका जो हाइट है वो 4 to 6 इंच लगने का फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखने का, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखने वो दिखने का। और एवरी कटिंग यू शुड हैव टू अप्लाई 30 kg नाइट्रोजन, मीन 66 kg यूरिया। और दूसरा मैं बताऊँ कि कोई भी आप हाइब्रिड नेपियर को भूल जाओ, कोई भी एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं आप, तो पहले ज़मीन की जांच करो, उसमें क्या न्यूट्रिएंट है, सॉइल सैंपल ले लो, और कौन सा न्यूट्रिएंट ज़मीन में कमी है और मीडियम न्यूट्रिएंट है वो ज़मीन में डालो, और वो देखो। जो मेरी बात करते हैं तो हम बीमार होते हैं तो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में नहीं जाते, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट करता है, यूरिन टेस्ट करता है, BP मापता है, देन दे राइट द प्रिस्क्रिप्शन। तो हम फार्मर लोग क्या करते हैं, हम खेती करते हैं 25-30 साल से, इसको पूछने की ज़रूरत है। लेकिन आप साइंटिफिक फार्मिंग करेंगे
तो पहले ज़मीन की जांच करो, क्या है उसमें कमी, वो डालो। तो वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च किया है, जो ज़मीन में कमी है मध्यम में वो डालेंगे और क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो, वो याद रखें। खेडूत क्या कर, दूसरी वजह क्या, सपोज मैं एक एग्जाम्पल दूँ, आपके ज़मीन में फॉस्फोरस ज़्यादा है और आपने फॉस्फोरस ज़्यादा है और यूनिवर्सिटी ने वो बड़ा बोल कर दिया कि भाई इतना फॉस्फोरस डालो, आपने तो डाल दिया, तो ज़्यादा है और ज़्यादा आपने डाल दिया तो आपका फॉस्फोरस का पैसा बिगड़ेगा। तो दूसरा फॉस्फोरस और जिंक और आयरन को नहीं बदले, तो ज़्यादा डालेंगे तो ज़मीन में जो जिंक आयरन है और आप डालेंगे वो उपलब्ध नहीं। दैट इज़ वाई आपको ज़मीन में न्यूट्रिएंट की जांच करनी है। लाइक यू आर वेस्टिंग द मनी ऑफ द फॉस्फोरस। आपको पता है कितना कॉस्ट होता है फॉस्फोरस का, DAP का। तो फार्मर लोग हैं क्या करते हैं, वो देखते नहीं हैं और ज़्यादा खाद डालते हैं और अपनी ज़मीन बिगाड़ते हैं। मैंने वो शक्तिमान में 4 दिन पहले मैं राजकोट गया था, तो वो सभी फार्मर थे, तो मैंने बताया कि भाई तुम ज़मीन में डालते हो तो देखो हम अपनी ज़मीन बिगाड़ रहे हैं। मैं फार्मर ने उनको बोला मैंने कि जो अपने पेरेंट है उन लोगों ने तो हमको ज़मीन अच्छी दी, पर हमने ज़मीन बिगाड़ी। हम कुछ देखते नहीं, तो हमको देखना है। वैसे तो मनुष्य की कीमत ज़्यादा है, लेकिन ज़मीन की भी कीमत है। जो आप सभी घूमते हैं, वो व्हीकल चलाते हो, घूमते हैं, तो ज़मीन में से पैसा आता है। क्या दूसरा एक देखो आप कि कोई भी रिसर्च हो, लेकिन शुगर केन लगाने का है, मक्का लगाने का है, गेहूँ लगाने का, वो ज़मीन में लगाना पड़ेगा। कोई फैक्ट्री में तैयार करने वाला है। तो एग्रीकल्चर तो टॉप है और भविष्य में भी टॉप रहेगा। और दूसरे को हमको बेनिफिट है कि एग्रीकल्चर में कोई टैक्स नहीं, दूसरे में तो टैक्स। तो आप अच्छी तरह से खेती करो, आपको नफा ज़्यादा मिलेगा, यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट। नेक्स्ट, तो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है और सुपर नेपियर की मैंने कंपैरिजन किया, तो जो उनकी 6 फीट हाइट है और 10 फीट हाइट है सुपर नेपियर का। और दूसरा देखो प्रोडक्शन, तो एक 150 to 160 है, तो सुपर नेपियर का एकड़ में 150 to 200 टन पर एकड़। नेक्स्ट कैसी मिट्टी चाहिए। मैंने कल मैं पुणे आया था और उसके पहले भी मैं पुणे आया था, बायोगैस के लिए मुझे बुलाया पूजा वाला। तो मैंने देखा कि आपका भगवान का खूब शुक्रिया मानो, आपकी ज़मीन बहुत बढ़िया है, पानी की सुविधा भी है। लेकिन कोई भी आप क्रॉप लगाते हैं, शुगर केन भी लगाते हैं, कोई भी क्रॉप लगाते हैं तो अच्छा होता है। वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगाते हैं, पोमेग्रेनेट लगाते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने का है तो ज़मीन की जांच करो और उसके मुताबिक आप फर्टिलाइजर लाते हैं। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, सारा इंडिया की। वो लोग क्या करते हैं, दे आर डूइंग द रिसर्च, तो वो फील्ड में काम करते हैं और उनकी ज़मीन में जो कोई प्रॉब्लम करता है उसके मुताबिक आपको भलामण करते हैं। लेकिन वो यूनिवर्सिटी क्रॉप लगाते हैं, वो क्रॉप आप नहीं लगाते। तो आपका सैंपल लेने की जरूरत है और आप में क्या ज़मीन में क्या कमी है, वही कमी। सुस्वागतम. आदरणीय श्रीमंत अनिकेत राजे नाईक निंबाळकर, सदस्य गव्हर्निंग काउन्सिल फलटण एज्युकेशन सोसायटी फलटण यांचे व्यासपीठावर सहर्ष स्वागत. कृपया आपण स्थानापन्न व्हावे. तो पहले क्या करते थे, वर्टिकल प्लांटिंग करते थे। तो अभी आपने देखा होगा, मत में बताऊँ मैं, तो जो स्टिक आती है वो स्टिक हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं। और आपको पता है कि रिजिस बोलते हैं और फरो बोलते हैं, पता है ना आपको फरो। तो नीचे का भाग होता है उसको फरो बोलते हैं और ऊपर का पोर्शन होता है वो रिजिस। तो आपको रिजिस पर लगा। रिजिस का फायदा क्या होता, मैंने एक नागपुर में देखा था, तो उसने लिंक्डइन में लिखा था उनको 1000 एकड़ में हाइब्रिड नेपियर लगा। तो उसने शेयर किया था, मैंने रिजिस में लगाया था, तो मेरा 1000 एकड़ में
बिगड़ा नहीं, और जो फरों में लगाता है वो डिकेइंग हो जाता है, बिगड़ जाता है। पानी ज़्यादा चाहिए नहीं, हाइब्रिड नेपियर पानी ज़्यादा चाहिए। ओके, वो नेपियर घास को ड्रिप सिंचाई से भी आप कर सकते हैं, बट वो उनकी पानी की सुविधा, पानी उनको ज़्यादा चाहिए। दूसरा आपको पता है कि नेपियर घास को हाथी घास बोलते हैं। क्यों हाथी घास बोलते हैं? खाना भी ज़्यादा चाहिए और पानी भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए उनको एनर्जी मिलती है, तो उनका ग्रोथ अच्छा होता है। तो कोई भी कमी है वो प्रोडक्शन में। दूसरा, जो ज़मीन हमारी सारवारी होगी, जो सॉल्ट होता है ना, तो उनका प्रोडक्शन नहीं होता। और उनका जो सॉइल पीएच है वो 6.5 से 7.5 पीएच, तो नॉर्मल सॉइल है। सलाइन भी नहीं चलेगा और अल्कलाइन सॉइल भी नहीं चलेगा, और एसिड सॉइल भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, नहीं करते। अभी जो लेफ्ट साइड है ना, वो स्टेम कटिंग है, तो उसमें कितनी नोड है? 2 नोड। तो आपको क्या करने का कि 100 सेंटीमीटर तो आपने वो रिजिस एंड फरो बना दिए, तो जो रिजिस है उस पर वर्टिकल लगाने, और उनका दूरी कितना रखने का? 50 सेंटीमीटर। तो 2 नोड है तो 1 नोड जमीन में डालने की और 1 नोड बाहर रखने। 3 नोड है तो 2 नोड जमीन में डालने का, 1 नोड बाहर। और आपको पता है एक स्टेम कटिंग का अभी वो लोग 150 रुपीज़ देते हैं, 1 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़। 150 रुपीज़ में 100 स्टेम कटिंग है। और दूसरा वो रूटेड स्लीप है। रूटेड स्लीप आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, जो फूल वाली जो फूल होती है वो नहीं देंगे फार्मर। क्यों नहीं देंगे? आपको पता है कि आनंद में वो सुपर नेपियर, तो वो सभी कोई बायो सीएनजी नहीं बनाते, वो एनिमल को खिलाते, तो वो निकाल देंगे तो वो एनिमल को क्या खिलाएगा? यार गिविंग स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग ही देंगे। तो आप मांगे फूल वाली फूल को नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, 5-10 एनिमल है तो वो नेपियर लगाते हैं, और उसमें से जो चारा होता है वो एनिमल से खिलाते हैं। और आपको पता है अमूल डेयरी फेमस इन एशिया, और गुजरात में डेयरी का बहुत अच्छा चल रहा है, और सबसे ज़्यादा वो नेपियर खिलाते हैं। नेक्स्ट, तो मैंने बताया कि जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका रिकमेंडेशन क्या है? 100/50 सेंटीमीटर। और 1 एकड़ के लिए 8,000 गांठे चाहिए। कितने? 8,000, 8,000 गांठे। तो 1 एकड़ में आपको 8,000 प्लांट मिलेंगे, और 5 महीने के बाद एक गांठ में से 15-20 प्लांट, इतना बायोमास होगा। तो 1 साल में आपको 20 सेंटीमीटर रखेंगे 4 फीट, और जो लाइन है उसमें कम करेंगे तो आपका प्लांट पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा। और आपका महाराष्ट्र ही रिकॉर्ड है 350 टन और 1 एकड़। 350 टन कितना हुआ? तो सपोज आपको 1 रुपये में जाए कितना पैसा मिलेगा? तो इट इज ए ह्यूज प्रोडक्शन। और दूसरा, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो मैंने दूरी बताया 120 सेंटीमीटर बाय, जो नेचुरली हॉरिजॉन्टल लगाने का जो भी डिस्टेंस होता है वो 20, वो मैं फिल्म में बता दूंगा, ताकि आपको फिल्म में भी डेमोन्स्ट्रेशन करने का तो मैं बता दूंगा, तो आपको ख्याल में आ जाएगा प्रैक्टिकली। नेक्स्ट हाँ, दूसरा आपको देखने का कि ज़मीन की तैयारी करते हैं तो 1 एकड़ में 10 टन सड़ा हुआ गोबर चाहिए। फार्मर लोग अभी क्या करता है, मुझे पता है, हमने भी खड्डा बनाकर 50 साल पहले 5 फीट खड्डा बनाते हैं, बाद में गोबर बनाते हैं। अभी क्या करते हैं, सरफेस पर पहले तो जेसीबी नहीं था तो हम खड्डा खोदते थे, अभी जेसीबी आया तो भी खड्डा नहीं। तो ऐसा गोबर डालते हैं तो उसमें वीड होता है, तो प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है। तो आपको प्लानिंग सड़ा हुआ गोबर डालना चाहिए 10 टन 10 टन प्रति एकड़।
और दूसरा मैंने जो बताया कि ज़मीन में आपने जांच किया जिंक कम है तो जिंक सल्फेट डालो 1 एकड़ पर 10 किलो। आयरन डेफिशिएंसी लो तत्व पर कम है तो 20 किलो 1 एकड़ पर लो तत्व लगाओ। जो भी कमी है फॉस्फोरस है सल्फर है। दूसरा मैंने देखा कि फार्मर लोग क्या करते हैं डीएपी लगाते हैं तो सल्फर के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट तो उसमें 16% क्या होता है फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर और अपनी जो ज़मीन है ना वो इम्प्रूव करता सुधारता है। डीएपी जो कॉस्टली फर्टिलाइजर फार्मर लोग क्या करते हैं उसमें 18% नाइट्रोजन होता है 46% फॉस्फोरस होता है लेकिन वो कॉस्टली है तो हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट लगाना और चिप भी है तो मेरी ज़मीन को इम्प्रूव कर। नेक्स्ट दूसरा अभी पानी की सुविधा है तो नेपियर को कभी भी लगा सकते हैं लेकिन हमने देखा रिसर्च से तो मानसून में लगाएंगे वर्षा ऋतु में तो उनका सेटिंग अच्छा होगा। बाकी पानी की सुविधा कभी लगा सकते हैं। बाद में वो गैप फिलिंग बोलते हैं गैप फिलिंग खाली जो प्लांट होता है मर जाता है कुछ तो आप 100 बाई 50 सेंटीमीटर करेंगे तो गैप फिलिंग करना पड़ेगा बट 125 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे और विद इन लाइन 25 करेंगे तो आपको गैप फिलिंग की जरूरत है क्योंकि आपको प्लांट ज़्यादा मिलेगा 13,000 मिलेगा तो 10-15 प्लांट मर जाए तो भी प्रोडक्शन कम नहीं हो और उसमें कम हो जाता 100 बाई 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैंने बताया कि प्लांटिंग करने के लिए आपको स्टेम कटिंग लेना चाहिए और 2 मोड होती है गांठ तो 1 गांठ ज़मीन में डालने का और 1 बाहर और लगाने के बाद तुरंत पानी देने का बाद में 1 वीक के बाद पानी देने का और तीसरा पानी भी 1 वीक के बाद देने का। बाद में आप लंबा कर सकते हैं डिस्टेंस बट एस्टेब्लिशमेंट पीरियड है आपको जल्दी पानी देना पड़ेगा। नेक्स्ट तो मैंने बताया 10 से 15 टन आपको खाद चाहिए गोबर सड़ा हुआ घास चाहिए और जो आप रिजिज बनाते हैं तो उसमें 20 kg मतलब 40 kg नाइट्रोजन डालने का यूरिया के रूप में 20 kg फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहिए और 20 kg पोटेशियम डालना चाहिए म्यूरेट ऑफ पोटास। और टॉप ड्रेसिंग में मैंने बताया कि आपकी ज़मीन ब्लैक है तो आप कटिंग करके सपोज मैंने बताया पहला कटिंग 70 to 75 डेज में बाद में बायो CNG करने का तो 60 डेज में करो और एनिमल को खिलाने का है तो 45 डेज के बाद और कटिंग करने के बाद जो खरपट होता है जो घास होता है उसको निकाल देने का और 30 kg नाइट्रोजन में 66 kg यूरिया डालना तो आप 5-6 कट लेते हैं बायोगैस के तो 60 मल्टीप्लाई बाय 6 और जो एनिमल को खिलाने का तो यू आर टेकिंग 7 कट मिलेगा तो उसके मुताबिक खाद ताकि हमने रिसर्च किया है तो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन डालेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट देखो अभी मैंने बताया कि 0 नाइट्रोजन है तो प्रोडक्शन कम है बाद में 50 kg डालता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है देन 100 kg और 200 kg प्रति एकड़ डालता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो नाइट्रोजन का प्रभाव अच्छा है क्योंकि वो सीरियल क्रॉप है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन हमें इकोनॉमिक भी चाहिए तो वो भी हमको देंगे तो 100 kg नाइट्रोजन सफिशिएंट है। नेक्स्ट पानी में तो मैंने बताया कि जो प्लांटिंग करने के बाद तुरंत पानी देने का बाद में 1 वीक बाद में अगेन 1 वीक और बाद में वो विंटर सीजन होती है तो 15 दिन के बाद दे दो और समर होती है तो 10 दिन के बाद पानी दे दो। पानी तो चाहिए पानी के बिना नहीं हो सकता होगा लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो मैंने बताया सावधानी में कि जो आप कटिंग करते हैं तो उनकी जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर रखें
वो कम भी नहीं रखने का, ज़्यादा नहीं रखने। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं तो 30 सेंटीमीटर हो जाता है, 1 फीट 1.5 फीट हो जाता है, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। तो सपोज आप मशीन से करेंगे और मैनुअल से करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्टबल हाइट बोलते हैं उनको, क्लिपिंग हाइट वो ग्राउंड लेवल से रखें, जमीन लेवल से 20 सेंटीमीटर रखें, 4 to 6 इंच, 4 से 6 इंच। और इंटरक्लोजरिंग आपको करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, कभी आपको पता है कि लेबर का कॉस्ट बढ़ गया है, तो मिनी ट्रैक्टर भी आती है, अभी अवेलेबल है, तो मिनी ट्रैक्टर भी आप लगा सकते हैं। चाहे वो 4 फीट में आप लगा सकते हैं, तो मिनी ट्रैक्टर भी कर सकते हैं। और अभी बड़ा ट्रैक्टर होता है तो उसमें से आप एडजस्ट करके इंटरकल्चरिंग करेंगे। इंटरकल्चरिंग से क्या होता है, जो खरपत है वो निकल जाता है और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम हो जाता है। और वो जो खरपत है वो सभी न्यूट्रिएंट जमीन में डालते हैं, वो ले लेते हैं, वो किसको मिलेगा? हाइब्रिड नेपियर और अपना प्रोडक्शन। नेक्स्ट, उनको हाइब्रिड नेपियर घास का वाटरिंग क्या बोलते हैं, एक उनका मैं एग्जाम्पल दूँ। आपको पता है कि पहले जो पुराने लोग हैं उनके 6 बच्चे होते, तो अभी ज़माने में हर एक को 1 और 2 बच्चा है, तो उनकी संभाल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसमें भी ऐसा है, 2 साल के बाद एक घाट में से 30-40 टीलर्स होते हैं, तो उसमें से हमको 1/3 निकाल देते हैं, वो 15-20 बचेगा, तो उनका न्यूट्रिशन बढ़ेगा, अच्छा मिलेगा और उनका प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। लेकिन ज़्यादा लगाने तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो कब करने का? 2 साल के बाद, भले की ज़रूरत नहीं। मालूम हुआ कि नहीं? वाटरिंग, सपोज आपका प्लांट एक घाट में से 50 टीलर हो, तो 50 टीलर कम नहीं रखें, उसमें से आपको 20 कर देना, और जो 30 है उनको बेचने का बायोसीएनजी प्रोजेक्ट हो उसमें यूटिलाइज कर दें। ताकि रिसर्च एक मालूम हुआ है कि 50 होते हैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन 20 होने से हमारी ज़मीन में भी न्यूट्रिएंट अच्छा रहेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, वो वाटरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो क्रॉप होता है, जो हमारा कॉटन होता है, शुगर केन है, उसमें कीड़े ज़्यादा आता है, रोग ज़्यादा आता है, उसमें कुछ ना है। इट इज़ हार्डी क्रॉप, उसमें ज़्यादा केयर रखने की ज़रूरत नहीं। आपने लगा दिया, देखो अभी आप कहाँ से भी लाएंगे जड़, 4 दिन के बाद भी लगाएंगे तो हो जाएगा। और सपोज हॉर्टिकल्चर का जो होगा वो केयर नहीं रखेंगे तो नहीं होगा, वो इट रिक्वायर लेस केयर, वो हार्डी क्रॉप। और सपोज उसमें स्टेम बोरर का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप सिस्टमेटिक वो दवा एंडोसल्फान, थायोडान लगा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, वो तो मैंने बता दिया फसल काटने के लिए तो उनकी ऊंचाई रखने का। नेक्स्ट, जो बायोसीएनजी करते हैं और बायो पैलेट करने का है, तो सपोज आप 100 एकड़ में करेंगे 2.5 टन के लिए, और 5 टन के लिए 200 एकड़ में करेंगे तो आपको मशीन लाना पड़ेगा। और अभी मैं गया था शक्तिमान कंपनी, तो शक्तिमान कंपनी ने भी बॉर्डर हार्वेस्टर बनाया, तो आपको लेबर की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपको पता है, आपको सभी को एक्सपीरियंस है, लेबर को हम 200, 300, 400 रुपया देते हैं, लेकिन वो काम नहीं, सभी लोग लेजी हो गए, पैसे के साथ ही काम करो। क्योंकि फार्मर को पता है कि भाई पैसा तो बिना तो होता ही नहीं, तो वो हार्वेस्टर बहुत। नेक्स्ट, उपज में मैंने बताया कि 120 से 150 टन मिलेगा, लेकिन आप ज़मीन की जांच करें और उसके मुताबिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो आपको 175 से 200 टन प्रति एकड़ मिलेगा, और उससे भी अच्छा करेंगे तो यू आर गेटिंग 250-300 टन पर प्रति एकड़।
नेक्स्ट, तो हमने देखा कि जो हाइब्रिड नेपियर है, तो यूएसए वाले, कनाडा वाले, यूके वाले जो बात करेंगे तो वो नहीं होगा। जो हमारे वहाँ इंडिया में गर्मी पड़ती है तो चाइना है, पाकिस्तान है, इंडिया में हो सकता है। तो इट इज बेस्ट सोर्स नेपियर, उसमें से हम बायो CNG बना सकते हैं। एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव द प्रमोशन। और आपको खुशी होगी कि गुजरात में अहमदाबाद से 100 किलोमीटर धांगध्रा गांव में उसने प्रोजेक्ट लगाया 6 महीने पहले, मैंने विजिट की और उसने 150 एकड़ में नेपियर ग्रास, बुलेट घास लगाया। मैंने उनको पूछा तो बुलेट लगाया, तो मैंने बोला वो आनंद से लाए तो उनको बुलेट घास बोला और सुपर नेपियर भी बोला। और उसने जो प्लांटिंग किया था वो 4 फीट था डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, और विद इन लाइन 1 फीट रखा था। तो मुझे बोल रहा था सर वो डिस्टेंस 1 फीट नहीं रखने का, ऐसा हॉरिजॉन्टल रखने का, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमने वो स्टार्ट भी कर दिया अपने वहाँ इधर, और 2 एकड़ में लगाए हमने, 2 एकड़ में लगाए हमने, 2 एकड़ में। तो उससे फ़ायदा क्या हो, गैप फिलिंग नहीं करता और आपको प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। आपको क्या करने का, एक रिजिस है उसमें एक अपने नली बना दिया और जो स्टिक होती है 3 फीट 4 फीट की, वो रख कर जाने का और बाद में कवर कर देने का और पानी दे देने का। वो हम फार्मर को बताएंगे वो कैसे करने का। नेक्स्ट, जो मैंने 200 किलो में घास ले गया था नेपियर का, सुपर नेपियर का, आनंद में बायोफिश प्राइवेट लिमिटेड में, तो हमको 62.3% मिथेन गैस मिला। तो 1 टन में से हमको 6 kg मिला था, लेकिन मिथेन कंटेंट कितना था 62.3%, बट वी रिक्वायर 99। तो आपको 4 से 5 किलो 1 टन हाइब्रिड नेपियर में से मिलेगा। 1 टन में से 4-5 kg प्योर बायोसी मिलेगा, और वो भी ले रहा है, वो धांगध्रा गुजरात में ले रहा है विजिटेड प्लांट। और दूसरा, अभी आपको पता है जो धांगध्रा वाले हैं वो 20% गोबर डालते हैं, लेकिन फार्मर लोग मुझे पूछता है कि भाई गोबर तो मिलते नहीं, अभी कोई एनिमल रखने के लिए तैयार नहीं है। वो हाइब्रिड नेपियर में से एलोन भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा। हाइब्रिड नेपियर प्लस जो गोबर लगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा, लेकिन जो गोबर 20 टन चाहिए उनको एवरी डे, वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन उनको मिलता है तो इज यूज, और नहीं मिलता है तो आप नेपियर में से बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि 5-6 महीने में इंडिया में 15-20 प्लांट को चालू हो जाएगी। एक मसूरी में मेरे साथ कॉन्टेक्ट हुआ था, वो भी वो स्टार्ट कर हुआ। महाराष्ट्र में भी है, नागपुर के साइड में भी करने वाले हैं। बाद में आपको पता है कि जो अदानी है, देन रिलायंस है, दे आर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट। और आपको माइक्रोबियल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, तो आप खुद भी बना सकते हैं बैक्टीरियल कल्चर, उसमें ऐड करना पड़ता है। आपने वो मशीन मैंने बताया, तो उसमें क्या होता है कि हाइब्रिड नेपियर को काटना पड़ता है। जो मशीन नहीं रखेंगे तो हमको सेपरेट ग्राइंडिंग करना है, लेकिन जो मशीन कर लाएंगे तो वो कटिंग भी करेगा, ग्राइंडिंग भी करेगा, और डायरेक्टली आप डाइजेस्टर में डाल सकते हैं, तो कॉस्ट कम होगी। इनिशियली खर्चा होगा ऐसा, मुझे लगता है 20 लाख रुपया खर्चा होता है मशीन कटिंग करने का। वो पंजाब वाले और वो मद्रास साइड में बेचते हैं, और शक्तिमान ने भी अभी बना दिया, और लोग कंपनी अभी चालू कर दिया उसको बने। नेक्स्ट, तो
तो मैंने जो बताया ना बायोफिज प्राइवेट लिमिटेड में जो काम किया था, तब देखो 50 kg नाइपियर ग्रास में से मैकेनिकल ट्रीटमेंट था, तो हमें 6 kg बायोगैस मिला था हैविंग 62.3 kg। लेकिन 99% के लिए वो 4 to 5 kg मिलेगा। और हमने 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटमेंट लिया था, स्लाइटली इट बढ़ा, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल। केमिकल का हमको यूज़ नहीं करने का, बायोकेमिकल मेथड यूज़ करने का। माइक्रोबियल ट्रीटमेंट अच्छा है, वो बैक्टीरियल। नेक्स्ट, तो हमने 2 मेथड यूज़ किया था। तो रासायनिक जो उपचार है वो अच्छे नहीं है, तो जो जीवाणु युक्त है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट वो अच्छी है। तो वहाँ भी धांगध्रा में भी दे आर यूजिंग दी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, और वो आसान भी है, ताकि हम लेबर में, फैक्ट्री में लेबर में रखेंगे तो वो स्ट्रांगली अल्कलाइन है, 1% सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। नेक्स्ट, इनिशियली जो मैं 1.5 साल पहले जो यूट्यूब बनाई थी, वो मैंने नेट में से देखा था। तो देखो वो थाईलैंड वाले पीपल 10-15 साल से बना रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों नहीं करते? ये दूसरे में से जो बनाते हैं वो उनको चीप पड़ती है। तो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करती है बायो CNG के? मेरे वहाँ व्हीकल भी बहुत हैं और पॉल्यूशन उससे कम। तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट गिव, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। बट सब्सिडी कब देती है? आपका प्लांट चालू हो जाता है उसके बाद में, ताकि आपको पता है लोगों को फ्रॉड करते हैं। और दूसरा मैं बताऊँ, ओके नेक्स्ट, तो मेरा नाम लिखा है। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर लिख दो। माय नेम इज डॉक्टर PC पटेल, डॉक्टर PC पटेल, 9909022116, 9909022116। डॉक्टर PC पटेल, मैं आनंद में रहता हूँ। और ज़मीन के बारे में मैंने PhD सॉइल साइंस में किया है। तो कोई सॉइल के बारे में कोई प्रॉब्लम है, सॉइल हेल्थ के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर 999022 ऐसे लंबे तक रखने का, वो भी मैंने अभी शक्तिमान लोगों ने बुलाया था। तो दे प्रोवाइड द व्हीकल फ्रॉम आनंद टू राजकोट एंड राजकोट टू आनंद। तो कहने का मतलब कि जो फार्मर को अच्छी जानकारी हो जाए तो आपको ही फायदा हो। और मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे पास जो नॉलेज है वो जितना मैं शेयर करूँ तो आई एम वेरी हैप्पी। फार्मर खुश हो जाता है तो हम भी खुश हो जाते हैं। धन्यवाद सर. प्रथम नाईक निंबाळकर फॅमिलीला, परिवाराला, सुमन परिवाराला आभार प्रकट करते की शेतकरी जो आपला देशाचा मूलभूत पाया आहे, यांच्याशी संवाद साधायची ही संधी मला दिली. खूप वेळ नाही घेणार, फक्त जे मुख्य मुद्दे आहेत आपण तेवढेच मराठीतून बघू. जे जास्ती तुम्हाला जिथे माहिती हवी असेल, ज्या मुद्द्याबद्दल कळलं नसेल, त्याच्यासाठी एक संपर्क क्रमांक दिलेला आहे, तुम्ही त्याच्यावरती साधू शकता. हे मग आपल्याला पुढचा कार्यक्रम वेळेवर सुद्धा करता येईल. तेवढे त्यामुळे 5 स्लाइड्स म्हणजे एक 15 मिनटं माझा सहन कराल, एवढंच आहे.
पुढची स्लाईड. आता आपण बोलणार होते नेपियर सुपर क्रॉप म्हणजे काय. नेक्स्ट स्लाईड. हा सुपर हिरो आहे आपला आजचा. आपण ह्याचा चित्रपट 5 स्लाईडमध्ये बघणार आहोत. आणि ह्या चित्रपटाचा मुख्य हिरो सुपर नेपियर का आहे, असं काय केलं त्यांनी किंवा ह्यालाच का निवडला. ऊसाशी जर बघायचं तर आत्ता आपण ऊसाची शेती करतो, आपण मक्याची शेती करतो. ऊसाच्यापेक्षा जास्ती उत्पन्न ह्याच्यात येतं, पण का येतं. आणि हा सुपर हिरो असल्याचं कारण हे संकरित जे आहे ते गाजतं आहे. आता हा म्हणजे हा पिक्चर ऑलरेडी हिट झाला आहे का, तर याच्या कार्यक्षम वाढ, कमीत कमी रिसोर्सेस किंवा आपल्याला याला पहिल्यांदा आपण जमीन कशी आहे, माती कशी आहे, त्याच्यात काय कमी आहे हे घातलं, हे बघून घेतलं की आपल्याला नंतर फक्त युरियाचं संयोजन जास्ती करायचं आहे. बाकीच्या ह्याला पाणी आणि युरिया ह्या 2 गोष्टींचं केलं तर बरंच हा त्याचा तोच येत राहतो. म्हणजे आपल्याला कमीत कमी ह्याच्याकडे सारख्या मातीकडे लक्ष द्या, अरे काही कमी पडलं आहे का बघा, अशी करायची गरज नाही. एकदा मातीचा चांगला आहे बघितलं की याची रोगप्रतिकार शक्ती चांगली असल्यामुळे नैसर्गिकरित्याच आपल्याला याच्याकडे लक्ष, मी म्हटलं तसं, कमी द्यायला लागतं. हवामान बदललं तरी प्रश्न येत नाही, जमीन निकृष्ट असेल तरी प्रश्न येत नाही. म्हणून हा हिरो आपला गाजतोय. नेक्स्ट स्लाईड. आता हा आला कुठून. आपला हा हिरो हा थायलंडहून आला आहे. मगाशी डॉक्टर म्हणले तुम्हाला, पण थायलंडमधले डॉक्टर क्राईल जे होते यांनी 2 गोष्टींचं लग्न लावलं. आपल्याकडे बाजरी माहिती आहे सगळ्यांना. बाजरीमध्ये काय चांगलं असतं. अरे शेतकऱ्यांनो, तुम्ही मला सांगा ना, बाजरीमध्ये काय चांगलं असतं. प्रोटीन चांगलं आहे, बॅलन्स अमाऊंट आहे त्याच्यात, कार्बोहायड्रेट प्रोटीनचा बॅलन्स चांगला आहे त्याच्यात, अगदी पाहिजे तर आयर्न चांगलं आहे म्हणून आपण बाजरी खातो. पण जसं त्याच्यात हे चांगलं आहे तसं हत्ती गवतामध्ये सुद्धा काही गोष्टी चांगल्या आहेत. हत्ती गवत म्हणजे खरोखरच आफ्रिकेमधले हत्ती जाऊन सारखं हे गवत का खातात, याचा जेव्हा शोध लावला तेव्हा कळलं की याच्यात फायबर चांगला आहे, याच्यात मॉइश्चर लेवल जरी जास्ती असली तरी ह्याच्यातले कार्बोहायड्रेट हे आपल्याला कन्व्हर्जनला इझी आहेत. ते सारखं सारखं येतं, म्हणजे एकदा मी कापायचा प्रयत्न केला तरी परत येतं ते. म्हणजेच काय, शेतकरी म्हणून मला त्याचं परत परत पीक घेता येतं एका लागवडीनंतर. बरं की दरवर्षी लागवड करायची आहे का नाही, हे सगळे हत्ती गवताचे फायदे आहेत. मग हत्ती आणि बाजरी हे जर एकत्र केलं तर मला काय मिळेल. बघितलं ना आपण, आपला सुपर हिरो आला ना, सुपर नेपियर, तो मिळाला. म्हणून हा सुपर नेपियर थायलंडमध्ये जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा केला त्याच्यानंतर भारतात आणण्याचं कारण असं की जर आफ्रिकेमध्ये होतो तर आपण त्याच पट्ट्यामध्ये आहोत पृथ्वीच्या, म्हणजेच आपल्याकडे याची लागवड करणं सोपं आहे. उलट आपली जमीन जास्ती चांगली आहे, त्याच्यासारखीच आहे, तर आपण केलं पाहिजे. नेक्स्ट स्लाईड करायला. ते करण्यामागचं कारण असं होतं आणि की हे जेव्हा आणले तेव्हा बघितलं की हे 15 फुटापर्यंत वाढतं. म्हणजे माझी एका वेळेला कापणी केली तर माझ्याकडे पर एकर पर टन माझं जास्ती येणार आहे. किती, मगाशी डॉक्टर म्हणाले तसं 150 ते 200 टन हे माझ्याकडे उत्पादन येतं. पण मला वर्षातनं 5 ते 6 वेळा कटिंग्स घेता येतात. इतर याच्यासारखं ऊसाची कापणी केली तर पुढचा ऊस कधी येतो, 18 महिन्यांनी येणार आहे यांचा ऊस. आणि आपला नेपियर कधी येणार आहे, म्हणजे आपला ऊस आपला नेपियर ऊस जर एकदा येत असेल तर मला हा मात्र 5 ते 6 वेळा जेव्हा कटिंग होतं, याचाच अर्थ मला 5 ते 6 वेळा काहीतरी उत्पन्न येणार आहे, जे खूप महत्त्वाचं आहे आज. बरं, हवा आपली कशी होती आहे, सारखी बदलते. आत्ताच सीझनचं कन्फ्युजन चाललं आहे. सकाळी ऊन आहे, दुपारी थोड्या वेळाने पाऊस पडेल. कधी कधी मागच्या वर्षी उन्हाळा वेगळ्याच वेळेला आला. मग अशा वेळेला ऊस तग धरेल का हा धरेल, त्याचं उत्तर हा धरेल. त्यामुळे नेपियरची वेदर कंडिशन्स किंवा हवामान बदल याला प्रतिकारशक्ती चांगली आहे, जशी रोग प्रतिकारशक्ती चांगली आहे. हा नेपियरचा ऊसावरचा फायदा आहे.
ऊसाची आपल्याला खूप काळजी घ्यायला लागते, नाहीतर ऊस उत्पादन खाली जातं, येत नाही. दरवर्षी ऊस यावर्षी किती येईल असं विचारलं तर माहीत नाही असं हल्ली उत्तर येतं. बाबा लागवड झाली आहे सगळी, पण किती येईल काही माहीत नाही. हवेवरती आहे, पाणी द्या सारखं, त्याच्याकडे लक्ष द्या, त्याला खतं द्या. याच्यापेक्षा याचं नियोजन सोपं आहे. नेक्स्ट स्लाईड. मी ह्याच्यात खूप डिटेल नाही जाणार, कारण सांगते. मशागत वगैरे जसं मगाशी यांनी सांगितलं आहे 4 फूट वगैरे, हे प्रेझेंटेशन मी मुद्दामहून इकडे दिलेलं आहे. ज्यांना हवं आहे तुम्ही ते घेऊन त्यांच्याकडनं घेऊ शकता. पत्रकं मी देतील तुम्हाला, त्याच्यात तुम्ही किती कसं लागाल, कशी लावाल ती काडी, कुठला डोळा वर पाहिजे, किती डोळे खाली पाहिजेत, मध्ये अंतर किती पाहिजे, सगळं त्याच्यात आहे. मग अशी डॉक्टरांनी सांगितलं आहे, त्यामुळे मी परत ह्याच्यात वेळ नाही घालवणार जास्ती. एवढंच लक्षात ठेवायचं की लागवडीची पद्धतीकडे लक्ष द्यायचं, म्हणजे जास्ती मुळं येतील आणि व्यवस्थित त्याचं उत्पादन मिळेल. आणि मशागतीमध्ये 15-15-15 हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. लागवडीच्या वेळेला 15 म्हणजे काय तर आपल्याला कंपोस्ट किंवा शेणखत घालायचं आहे. नंतर 15 मगाशी डॉक्टर म्हणले तसं तुम्हाला नंतर पहिला जेव्हा फुटेल तेव्हा 15 आपल्याला त्याच्यात मिनरल्स वगैरे जे मातीत कमी असेल ते घालायचं, युरिया घालायचं. पहिलं कटिंग झालं 60 दिवसानंतर की जमिनीमध्ये नायट्रोजनचा सोर्स, नायट्रोजन म्हणजे आपण युरिया घालतो, युरिया सोडून आता हळूहळू ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर पण आले आहेत जे नायट्रोजनमध्ये आहेत, प्रॉम आलेलं आहे, ते घातलं तरी चालतं. त्यामुळे मी ही स्लाईड खूप वाचून नाही दाखवणार, मला जनरली स्लाईड वाचायला आवडत नाही. ही स्लाईड ठेवली आहे, पण मी हेच पत्रक दिलेलं आहे. 12 ते मगाशी तसं आपण हे म्हणलं तसं डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे जर उन्हाळा असेल तर दर 10 दिवसांनी पाणी द्याल, जर थंडी असेल दर 15 दिवसांनी पाणी द्याल. त्यामुळे सारखं रोज उठून पाणी आहे नाही दिलं, पण हे 10 आणि 15 हे सीझनल बदल आहेत, हे विसरायचे नाहीत. मध्ये तुम्ही पावसाळ्यात पाऊस आपल्या भागात आपल्या शेतीच्या इथे किती आहे, पाणी आहे का नाही, याच्याप्रमाणे मधल्या काळात ठरवू शकता. हे लक्ष देऊन जसं केलं तसं दुसरे तण आंतरमशागतमध्ये दुसरी खुरपणी लागवड केल्यावरती फक्त लक्ष द्यायचं की दुसरी एकदा खुरपणी करून घ्यायला लागते, नंतर नाही. सुपर नेपियर स्वतःहून व्यवस्थित वाढ असली जर तर दुसऱ्या कुठल्याही वीडला येऊ देत नाही मध्ये. फक्त लागवडीनंतरची आपल्याला पहिली कधी कधी लागू शकते, एखादं बियाणं काही राहिलं असलं तर तेवढंच येऊ शकतं. हे पीक माझं आलं, पण मी करू काय, माझ्याकडनं विकत घेतील का, आणि विकत घेणार असतील तर सपोज एखाद्या ठिकाणी एक CNGचा प्लांट आहे, मी विकत दिलं, मी मुरघास बनवलं, मी नुसतं सायलेज मला लगेच द्यायचं आहे, सो शेजारच्या अगदी शेतकऱ्याला विकलं. सगळे पर्याय आपल्याला माहिती असतात. एक काळजी घ्यायची, लोक म्हणतात की नेपियरचं मुरघास बनवताना काही जण म्हणतात की होत नाही. नेपियरचं अतिशय सुरेख मुरघास बनतं, त्याला फक्त काळजी काय घ्यायची असते ते सांगते. जनरली आपण मुरघासासाठी काय, कापणी झाली की आपण मुरघास करायला घेतो, त्याच्याऐवजी नेपियरला 1 दिवस किंवा 1 रात्र आपण म्हणू, जिथे कापणी कटिंग जेव्हा आपण कटिंग पहिलं हार्वेस्टिंग करतो त्याच्यानंतर चॉपिंग कट्स केले की तसंच असू देत, त्याला थोडंसं वाळवायला लागतं. मुरघा जेव्हा नेपियर आपण कापतो त्याच्यात 70% पाणी असतं, ते 1 दिवस ठेवलं तर 55 ते 60% आलं की अतिशय सुंदर मुरघास बनतो. नुसतंच ते नाही तर फक्त नेपियरला इनॉक्युलंट घालायचं का, घाला. तो इतकं चांगलं आहे की त्याच्यात नको ते जंतूसुद्धा येतील. नको ते जीवाणू टाळण्याचा मार्ग म्हणजे चांगलं इनॉक्युलंट वापरा. त्यामुळे मुरघास मुरघास बनवतानाच्या काळजी सगळ्यांना माहिती असते, काय घ्यायची, हवा बंद, हे ते कसं करा, तुम्ही इनॉक्युलंट कसं वापरा, बॅकपॅक स्प्रेनी वापरा, हे सगळं माहीत असतं. फक्त नेपियरमध्ये ही 2 एक्स्ट्रा थोडीशी लक्ष द्यायचं की कापणीनंतर त्याचं चॉपिंगनंतर 1 दिवस थोडं राहू देत, म्हणजे त्याचं मॉइश्चर कमी होऊ देत, आणि मग मुरघास बनवा त्याचं. आणि इनॉक्युलंट जरूर वापरा. हे मुरघासमध्ये झालं.
जर तुम्ही CBGला दिलं, एखाद्या प्लांटला दिलं, त्याचं आता CBGच्या प्लांट्सचा भारतभर सगळीकडे प्लांट्स आले जरी तरी आज सगळ्यात मोठा प्रश्न असा आहे, असं कोणतं पीक आहे की जे मला वर्षभर माझ्या प्लांटला घालता येईल. आणि हा प्रश्न उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतात सगळीकडे आहे. कारण का तर एक कुठलंही पीक हे 6 महिने येतं जास्तीत जास्त. उत्तर भारतात पंजाबमध्ये गव्हर्नमेंटनी पहिल्यांदा प्लांट लावले, आले ना, भात शेती आली, गहू आला, त्याचं स्ट्रॉ मला 6 महिने झालं, पुढे काय घालू मी. आणि मग कधीतरी होतं गॅस एक दिवस वर एक दिवस खाली, मग तो म्हणतो नाही नाही तुमच्या शेतकऱ्यांनी दिलेल्या ह्याच्यात प्रॉब्लेम आहे, आता नको आहे, मग ते घेत नाहीत प्लांट, आपलं उत्पादन घेत नाहीत, आपल्याला असं नको आहे. CNG प्लांटमध्ये एक सलग फीड ह्याच्यासाठी नेपियर सगळ्यात चांगलं आहे. कारण ते दर 2 महिन्यांनी येतं, आपण नेहमी आपल्याला उत्पन्न मिळेल, उत्पादन मिळेल आणि त्यांना सेम फीड मिळतं. त्यामुळे गॅसचे प्रकल्प नेपियरवर जास्तीत चांगले चाललेले आहेत उलट बाकीच्या फीड्सपेक्षा सुद्धा. आणि म्हणून याचं प्रमोशन CNGच्या प्लांट्स किंवा CBGच्या प्लांट्सबरोबर नेपियरचं पण चालू आहे. याचं कारण हे आहे, वैरण जेव्हा देतो किंवा मुरघास, आपल्याला वैरण देण्याचं माहिती आहे, ते तर देऊच शकतो, आपल्याला त्याचं कोण घेईल कोण नाही घेणार हा प्रश्न येतच नाही. जर उद्या मी म्हणजे माझ्याकडे नेपियर आहे, आता माझी जमीन नाही आहे, पण मला उद्या जर शेती करायची झाली, नेपियरची मी केली, तर मी जे वरती ऑप्शन्स दिलेत, अच्छा इथे एक पांढरं दिसतंय, ते पांढरं म्हणजे पेलेट्स आहे मला दिसतंय, माझ्याकडे रंग वेगळा होता त्याचा ॲक्च्युली, ठीक आहे, ते म्हणजे पेलेट्स. मग अशी जसं हे म्हणाले ती इंडस्ट्रीसुद्धा घेते. पेलेट्स म्हणजे काय, तर जिथे बॉयलर असतात त्या बॉयलरला कोळसा आज दिला जातो. कोळसा सपोज माझ्याकडे नाही आहे किंवा खूप कोळशामुळे प्रदूषण होतं आहे, मला दुसरा काहीतरी पर्याय हवा आहे, तर त्याच्यातसुद्धा नेपियर दिलं जाऊ शकतं. फक्त ते एक्स्ट्रा वाळवून ते घेतात. ते जे पांढरं दिसतंय ना, ते पांढरं म्हणजे बॉयलर फीड येते. मला जर कोणी विचारलं की माझ्याकडे आहे, तर मी पहिले मुरघास आणि CNG हे पर्याय आधी बघीन विकायला. म्हणजे मी शेतकरी आत्ता ह्या भूमिकेत जर मी गेले, मी नेपियर लावीन का, हो मी नेपियर लावेन मला, कारण त्याचं उत्पन्न मिळतं, काळजी कमी घ्यायला लागते, माझ्या डोक्याला त्रास कमी थोडासा होतो, मग लावलं. पहिलं कोणाला देईन, पहिले मुरघास बनवेन, CBGला देईन, पेलेट्सला देईन, कारण हे माझे गॅरंटीड ऑफटेक आहे. गॅरंटीड ऑफटेक म्हणजे काय, तर माझ्याकडनं अख्ख्या वर्षभरात घेऊन जाणार आहेत नेपियर, ठीक आहे. त्यामुळे हे द्यायचं आहे. एक व्हिडिओ असेल, पण तो व्हिडिओ पण पाहिजे तर मला नंतर द्या, की तो मराठीत आहे की व्हिडिओ, की एका शेतकऱ्याने मराठीमध्ये, इथे लिंक दिसत नाही, असू दे मी नंतर शेअरमध्ये मी लिंक शेअर करा, खाली इथली लिंक नाही आलेली. तर तो व्हिडिओ म्हणजे काय, तर त्यांनी मराठीत सांगितलं आहे की तुम्ही नेपियर जेव्हा कराल तर त्याची लागवड कशी करा आणि काय काळजी करा, काय घ्याल. जास्ती मोठा व्हिडिओ नाही आहे, ती लिंक घेतली तर 10 मिनिटाचा आहे. मी तुम्हाला म्हटलं तसं मी तुमचा खूप वेळ घेणार नाही. नेपियरचे मुख्य हे लक्षात आलेत का, हो नाही बहुतेक असे 3 पर्याय आहेत, चौथा पर्याय नाही आहे माझ्याकडे, हो नाही बहुतेक, होय अच्छा बरेच अजून हात खाली आहेत, ठीक आहे ठीक आहे. मग जर अजून हवे असतील तर आता इथून बाहेर जाऊन काय करणार हे पण दिलं आहे. बाहेर इथून पडल्यावर काय करायचं आहे, नेपियरच्या लागवडीची तयारी करायची आहे. म्हणजे काय, मला माझ्या मातीचं सॅम्पल टेस्टिंगला जे द्यायचं आहे, मला नेपियरचे बियाणं म्हणजे काय, तर रूट सीड्सची माहिती ती घ्यायची आहेत. आणि अधिक संपर्कासाठी कुठे करायचं आहे कॉन्टॅक्ट, तुम्ही तुमचा नंबर दिला, अच्छा तुमचा नंबर आहे का, त्यामुळे अधिक माहिती हवी असेल, आमचे प्रेझेंटेशन्स पण हवे असतील तरी इथे नंबर दिलेला आहे, ठीक आहे. आता एवढं सगळं ऐकल्याबद्दल माझ्यातर्फे सगळ्यांना धन्यवाद करतो. उसाव काहीतरी पर्याय व्यवस्था काढल्याबद्दल शेतकऱ्यांच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन. माझा असा प्रश्न आहे, आम्ही उद्यापासून लागणीची तयारी करणार, पण तुम्ही कसं घेणार, कुठं त्याचं फॅक्टरी असणार, काय तुमची घेण्याची कशी हे आहे ती तेवढं सांगा होते. खात्री आणि व्यवस्था घेऊन जातील का, तर
मोस्ट ऑफ द टाईम ऊसाच्या बाबतीत आपण बायबॅक ॲग्रीमेंट्स करतो, तसं तुम्ही करू शकता, ती सोय एक असते बायबॅकची. मुरघासाच्या बाबतीत माझा अनुभव फलटण भागाचा सांगते. फलटण भागाचा अनुभव असा आहे की मुरघास इथे भरपूर प्रमाणात गरजही लागते, शेतकरी घेऊन पण जातो. मी जे 2 सांगितले, सो CNGसाठी CBGसाठी सुद्धा जेव्हा इथे प्रकल्प उभा राहतो, प्रकल्प उभा राहिल्यावरती गॅरंटी असते, कारण त्यांना रोज प्रकल्पाला घालायला लागतंच. त्याला ह्या 3 ठिकाणी गॅरंटी आहे. बाकी अजून काही तुमची आहेत का? कोणाला अजून काही ॲड करायचं असेल तर. नमस्कार सगळ्यांना. नेपियरबद्दल कसं बेनं कोण देणार आहे, म्हणजे आम्हीच देणार आहोत आणि घेणार पण आम्हीच आहोत. त्याच्याबद्दल महाराज साहेब सविस्तर सांगतील. नमस्कार मंडळी. हे बघा, मी खरं आधी बोलायला तयार होतो. तो आपले तज्ज्ञ डॉक्टर पटेल आणि डॉक्टर कुलकर्णी यांनी आपल्याला लागवडीविषयी व्यवस्थित माहिती दिली. आपला मी आभारी आहे डॉक्टर पटेल. आय थँक्यू व्हेरी मच. मिसेस पटेल, आय थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर कुलकर्णी, आय थँक्यू व्हेरी मच. आपले जे 2 प्रश्न आलेले आहेत याची उत्तरं ही मलाच द्यायला लागणार आहेत, कारण आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की कालवा 100 वर्षानंतर आधीच आपल्याकडं ऊस तयार झाला आणि ऊस तयार झाल्यानंतर 1926-1932 फलटण शुगर वर्क्स नावाची आपट्यांची आणि मफतलालची फॅक्टरी सुरू झाली. 57ला श्रीराम सहकारी साखर कारखाना आला. हा सगळा बागायत पट्ट्यातला 36 गावातला ऊस आपल्याला इतिहास माहिती आहे. म्हणजे याचा परिणाम काय झाला की एक चांगली पिढी बागायतदारांची तयार झाली, संपन्न पिढी झाली, मुलं बाळं शिकत गेली. परंतु ज्या काळ्या मातीच्यात आपण ऊस लावत गेलो ती काळी माती खराब होत गेली. आज 60-70 टन ऊस आपण काढत होतो, त्याच जमिनीत 25 ते 30 टन ऊसावर आपण आलेलो आहोत. ही वस्तुस्थिती तुम्हाला मला मान्य करायला लागणार आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याकडं मी नेहमी विचारायचो की तुम्ही ऊस का लावता, ऊसाचं तुम्हाला व्यसन लागलं आहे का, ऊसाचं हे का, एकच की पर्यायी पीक आम्हाला द्या की ज्याच्यात जास्त खतं घालायला लागणार नाही, त्याला जास्त बघायला लागणार नाही. ऊस हे आळशाचं पीक आहे अशी आपल्याकडं म्हण आहे. आणि आज नेपियरच्या लागवडीखाली आपण चाललेलो आहोत. त्याचं कारण हे काही ऊसाला पर्याय नाही आहे. माझ्या मनात ऊसाला पर्याय देणार नाही आहे. शेतकऱ्याला ऊसाला पूरक असं पीक, जे ऊसाचे फायदे आहेत की रोगराई कमी, कर्ज सिक्युअर्ड. तर सोसायटीकडनं आपल्याला 50,000 रुपये एकराला आपल्या जिल्हा बँकेकडनं मिळतं. त्याच पद्धतीने आपण थोडक्यात जे साखर कारखान्याचं क्षेत्र तुमच्यापुरतं बघायचं झालं तर त्याच पद्धतीने हा सगळा खटाटोप होणार आहे. थोडक्यात ही जी कंपनी इकडं आलेली आहे, ज्याच्यात चितोळे आहेत, अनिकेत राजे आहेत, अजून कोण कोण मुलं आहेत, त्यांच्या डोक्यात फक्त आपल्याला ऊस देण्याची जबाबदारी आपण आपलं नेपियर देण्याची जबाबदारी आपल्याला घ्यायला लागणार आहे. बाकीचं सगळं आपण आपली फार्मिंग कंपनी काढणार आहोत, शेतकऱ्याची कंपनी आपण काढणार आहोत. त्याला थ्रू आपण या कंपनीला आपण ऊस टाकणार आहोत. त्यामुळे तुमचे जे सगळे आहेत या गोष्टी, याचा उल्लेख जेव्हा या कंपनीचं फॉर्मेशन होईल त्यावेळेस देईन. पण जे ऊसाचं होतं ते ऊसाला तारखा असतात, बरोबर आहे, कापणीपासून शेवटपर्यंत ऊसाला, तसंच सगळं होणार. टनेजवरच तुम्हाला उत्पन्न मिळणार. आम्हाला जे रफली आकडे मिळालेले आहेत की 6-7 वेळा जर आपण हे कापलं तर ऊसापेक्षा 100% हे जास्त पीक आणि जास्त उत्पन्न हे आपल्याला मिळणार आहे. मला वाटतं आज आपण फक्त लागवडीची सुरुवात करतो आहे. ही कंपनी 3 तारखेला याचं भूमिपूजन करणारे 1 वर्ष सगळे या CBG
प्लॅन्टेशनमध्ये जाईल. फक्त मला तुमच्याकडनं ॲश्युरन्स पाहिजे की इथं सगळे जे बागायतदार बसलेले आहेत हे शेती करणारी, शेतीत जास्त इंटरेस्ट असणारी लोक मला दिसतात. शेवटी आपण जर नवीन काही करणार असो तर त्याचा सप्लाय करणं हे आपल्या हातात राहणार आहे. आणि तुमच्याकडनं फक्त ॲश्युरन्स मला द्या की कमीत कमी 200 एकर नेपियर हा आपल्याला त्यांना लावून द्यायला लागणार आहे आणि तो लागेल याविषयी माझ्या मनात काही शंका नाही. जाता जाता मी एकच सांगेन की 1 वर्ष 2 वर्षापूर्वी एक सद्ग्रस्त पैसे गोळा करत फिरत होते. ते CBGचं म्हणजे CBG म्हणजे कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस. बायोगॅस म्हणजे काय, ॲक्च्युली खरं सांगायचं तर आपण शेणाचे हे करत होतो ना मागे सरकारी योजनेखाली शेणाचे तेच आहे ते. बाकीचं काय फारसं विशेष त्याच्यात प्रक्रिया नाही आहे आणि असली तरी तुमच्यापुरतं त्याला काही बघायचं कारण नाही. तेव्हा सांगायचं तात्पर्य ऊस शेतीचं फायनान्शियल स्ट्रक्चर, ऊस शेतीची लागवड आणि कापणीचं स्ट्रक्चर, अशोर्ड कर्ज या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण आपली कंपनी या कंपनीला आपण हा पीक आपलं पुरवणार आहे. फक्त माझी अपेक्षा एकच आहे की एखाद्याकडे 10 एकर ऊस असेल तर त्याने 2-3 एकर तरी आम्हाला दिला. आणि ह्याचं सगळ्यात जास्त साखरेचे दर कमी जास्त होतात. याला CBGला सरकारी ग्रँट आहेत. कारण CBG तुम्ही जेव्हा वापरता तेव्हा फॉसिल फ्युएल म्हणजे क्रूड ऑइलपासून होणारं जे पेट्रोल आणि डिझेल आहे त्याच्यातनं जागतिक तापमान वाढीला जो हातभार लागतो आहे याच्यात तो लागणार नाही कारण हा ग्रीन गॅस आहे. आता या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपण दौरे काढू तेव्हा आपण निश्चितपणे सांगू. परंतु आज परत एकदा मी सांगतो की ऊसाला पूरक असं पीक द्यायचा आपला हा प्रयत्न आहे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माझ्यावर सोडून द्या, आमच्या टीमवर सोडून द्या, संजीवराज यांच्यावर सोडून द्या. त्यांनी तर नेपियर गोविंदला लावलेलंच आहे पण ते त्यांचं वेगळं नेपियर असेल, हे सुपर नेपियर आहे. म्हणजे जसं 80-32 80-35 तुमच्या ऊसाच्या काही जाती असतात तशात काही फरसा पाहतो. शेवटी ऊसच हे गवत आहे. ऊस ह्या गवताचाच प्रकार आहे एवढं तुम्ही लक्षात घ्या. ऊस काय फार वनस्पतीशास्त्राच्या दृष्टीने वेगळं काही नाही आहे. तेव्हा ॲज अँड वेन नेसेसरी आपण याचं फायनान्शियल गणित, आर्थिक गणित समजून घेऊन पॅम्पलेट करू. कदाचित आपल्या कंपनीचं फॉर्मेशन जेव्हा होईल तेव्हा परत एकदा आपण या विषयावर आपण बसू. परंतु आज जे कोण आलेले आहेत आणि भविष्यातले शेतकरी मागे जे बसलेले आहेत तरुण मुलं, त्या सगळ्यांना माझं आव्हान आहे की जागतिक तापमान वाढीचा उल्लेख आपण नेहमी करतो, आपण भोगतोय, तर हे कमी करण्याचा हा प्रयत्न या उद्योगातनं की ज्या उद्योगातनं तुम्हाला खात्रीशीर पेमेंट जसं ऊस देतो त्याच पद्धतीने हे कीड कमी आहे, रोगराई कमी आहे, कापणी तुम्ही करणार का कंपनी करणार, हे सगळ्या गोष्टी आपल्या आहेत. आज तुमच्याकडनं मला एक खात्री द्या की आम्ही याला सहकार्य करू की आजची जी कॉन्फरन्स आहे ती निश्चितपणे यशस्वी ठरेल. थँक्यू व्हेरी मच. सर्वांना नमस्कार. मी या प्रोजेक्टसाठी 3 वर्ष झाली प्रयत्न करतो आहे आणि नातेपुते इथे माझा 12 टनचा प्रोजेक्टचं म्हणजे आता डॉक्युमेंट्स चालू आहेत. तर मी एक सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मी गेली 20 वर्ष शेतीमध्ये आहे. एक्सपोर्ट आहे माझा. व्हिटॅमिन D3वर काम करतो मी. तर म्हणजे मी जेव्हा प्रोजेक्ट घालायचा प्रयत्न केला सर, तेव्हा शेतकऱ्यांचं काय आहे आपल्या म्हणजे आमचं एकटा लावला की दुसरा लावतो, दुसरा लावला की सगळे लावतात. नेणार कोण? मी म्हणजे सांगलीमध्ये माझा पहिला प्रोजेक्ट चालू होता तेव्हा मी सगळ्या शेतकऱ्यांना सांगायचो बाबा 100 रुपयाचं तेल घाला आणि फिरून या. हळद किती लागले, फुलं किती लागले, नाही तर मग ते बांधावर टाकायला लागतं. तसं तर नेपियरचं मी सर असं प्लॅन केलं आहे की मला दररोज 300 टन लागतं, 300 टन. हां मला मी घालतो आहे सर नात्यापुत्यामध्ये 12 टनचा घालतो आहे CBG. आणि मग आता जर आपण शेतकऱ्यांना सांगितलं की लावा तर सगळे लावले, तसं नाही. तर मी त्याच्यावर एक स्टडी केली की आपल्याला 320 टन मला लागणार पर डे. तर मला 720 एकर लागतं. तर मी 800 एकरची अरेंजमेंट केली
800 किट मेरींची अरेंजमेंट करून शेतकऱ्यांना 800 एकर लावा म्हटलं नाही मी. बाय स्टेप मला दिवसाला 8 एकर कटिंग पाहिजे. जर आपण 800 एकर लावलं तर शेतकऱ्याला परवडणार नाही, कारण दिवसाला मला 320 टन लागणार आहे. तर मी प्रत्येक स्टेप म्हणजे प्रोजेक्ट घालताना शेतकऱ्याचा ह्याच्यात विचार केला पाहिजे की तुम्ही 8 दिवसांनी 8 एकर, परत 8 दिवसांनी 8 एकर, म्हणजे 90 डेजमध्ये परत त्या शेतकऱ्याला आलं पाहिजे. आणि जर CBG प्लॅन 5 टनचा घातला आणि तुम्ही 300-350 टन लावलं तर तुमचं कमीत कमी 6 महिन्याने एकदा कटिंग येणार. तर याच्यात इम्पॉर्टंट एक आहे की 80 to 90 डेजला फर्स्ट प्लॉट कटिंग झाला पाहिजे. आणि परमिशन सरांनी सांगितले तसं की तुम्ही त्या कंपनीकडे, माझ्या कंपनीकडे मी शेतकऱ्यांची सगळ्यांची नावं घेतलेत, त्यांचं एक हे केलं आहे, ग्रुप केला आहे, त्यांच्याशिवाय कुणी लावायचं नाही. जर लावलं तर त्याला नेणारा माणूस पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्ही आता तुमची जी कंपनी आलेली आहे त्या कंपनीत नावं देऊन त्यांचं किती 5 टनचं आहे त्याप्रमाणे चेन करून हे लावा. नाहीतर मग जास्ती झालं तर प्रॉब्लेम होणार आणि कमी झालं तरी प्रॉब्लेम होणार. थँक्यू सर. पहिला मी लावतो, मी त्याचा खर्च काढतो आणि मग शेतकऱ्याला सांगतो. माझे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे विटॅमिन D3वर काम करणारे शेतकरी आहेत. जावा टी आहे माझी, सगळं एक्सपोर्ट होतो. पण मी पहिला लावतो तसं मी लावलं आहे आता नात्यापुत्यामध्ये. तुम्ही येऊन बघू शकता. फर्स्ट सेकंड कटिंग मला प्रोजेक्ट घालायला 9 महिने लागणार. 9 तेच सर प्रश्नाचं उत्तर सांगतोय तुम्हाला. मी पहिला लावलं आहे ते 1 एकरचं कटिंग बघणार, त्याच्यानंतर रेट ठरवणार. धरून चला 80 पैसे ते ₹1 पर kg. आणि तुम्हाला याच्यामध्ये वैशिष्ट्य, मी शेती करतो. आपल्या शेतीमध्ये त्रास काय असतो? आत्ता जो मला त्रास व्हायला तो फक्त लेबर हां नाही, हार्वेस्टिंग आम्ही कंपनी करून घेऊन जाणार. हार्वेस्टिंगला शेतकऱ्यांचा काही संबंध नाही आहे, लेबरचा आहे. आणि हे जे आता सरांनी सांगितल्यासारखं नेपियर तुम्हाला फक्त 2 महिने तुम्ही फक्त मशागत करा आणि 5 ते 8 वर्ष पाणी द्या आणि कापून कंपन्या नेणार. जय हिंद सर. धन्यवाद सर. यानंतर हे पाहण्यासाठी जायचं आहे. तत्पूर्वी माझी काही शंका वगैरे नाही किंवा ही नाही. मला एकच फक्त सांगायचं आहे की महाराज साहेब गेले 10-15 वर्षापासून ऊसाला पर्याय पीक बघतायत आणि त्या पद्धतीनं वेगवेगळ्या याच्यामध्ये काम करतायत. तसंच या नेपियर गवताच्या बाबतीत सुद्धा यांनी सांगितलं तर तो सगळा प्लॅन व्यवस्थित बसवून ठरला जाणार आहे. ते तुम्ही जे सांगितलं की एवढं शेतकरी पाहिजे तेवढं, ते सगळा प्लॅन बसवून ठरला जाईल. ते काय असं सगळ्यांनी लावून सगळे लावतील असं होणार नाही आहे. आणि जर नक्कीच ऊसापेक्षा चांगले पैसे मिळत असतील तर त्या चांगल्या पद्धतीनं शेतकरी ते लावतील आणि लावलं जाईल आणि त्याच्या पद्धतीनं त्याचं प्लॅनिंग करून ते शेतकऱ्यांना दिलं जाईल. धन्यवाद. धन्यवाद काटे साहेब. या कार्यक्रमासाठी आज उपस्थित डॉक्टर PC पटेल साहेब, निवृत्त संशोधन शास्त्रज्ञ, आनंद कृषी विद्यापीठ गुजरात यांनी आज कार्यक्रमाला उपस्थित राहून किफायतशीर शेतीसाठी नेपियर घासाचे तंत्रज्ञान या विषयावर आपले मनोगत व्यक्त केले व शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान अवगत केले. याबद्दल मी आयोजकाकडून त्यांचे प्रथमतः आभार व्यक्त करतो. तसेच माननीय डॉक्टर आरोही कुलकर्णी मॅडम, बायोटेक्नॉलॉजिस्ट पुणे यांनी आज उपस्थित राहून नेपियर गवत घासावर आपले मनोगत व्यक्त केले, त्यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. यानंतर आजच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून आजच्या कार्यक्रमासाठी अध्यक्ष लाभलेले माननीय श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिली व शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन केले. याबद्दल मी त्यांच्याही आयोजकाकडून आभार व्यक्त करतो. तसेच प्रमुख उपस्थिती म्हणून माननीय श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर साहेब, सेक्रेटरी फलटण एज्युकेशन सोसायटी फलटण यांनी आज कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्याबद्दलही मी आयोजकाकडून त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तसेच माननीय श्रीमंत अनिकेत राजे नाईक निंबाळकर साहेब, सदस्य गव्हर्निंग काउन्सिल फलटण एज्युकेशन सोसायटी फलटण यांनी आज कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्यांचेही मी आयोजकाकडून आभार व्यक्त करतो. यानंतरनं माननीय श्रीमंत सत्यजित राजे नाईक निंबाळकर, माननीय सदस्य गव्हर्निंग काउन्सिल फलटण एज्युकेशन सोसायटी फलटण यांनी आज कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले, त्यांचेही मी आयोजकाकडून आभार व्यक्त करतो. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित माननीय श्री बाटेसाहेब, माननीय श्री धनंजय पवार साहेब, माननीय श्री बाळासाहेब शेंडे साहेब, माननीय श्री शितोळे साहेब, माननीय श्री ठोंबरे साहेब, माननीय श्री पाटील साहेब, तसेच मंचावर उपस्थित मान्यवर
आणि श्रीमंत शिवाजीराजे उद्यान विद्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर एस डी निंबाळकर सर, कृषी महाविद्यालय फलटणचे प्राचार्य डॉक्टर यू डी चव्हाण सर, MRSV कॉलेजचे प्राचार्य प्राध्यापक वेद पाठक सर, तसेच उपस्थित पत्रकार मित्र, शेतकरी बंधू, महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वृंद, विद्यार्थी व विद्यार्थ्यांनी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले त्यांचे मी आयोजकाकडून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. शेतकऱ्यांना विनंती, शेती विभागाच्या शेत आपल्या परिसरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी स्थैर्य न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.